दोस्तों, भारत में नौकरियों के लिए होने वाले एग्जाम में धांधली होने का अपना खुद का एक इतिहास है। अगर आप किताब लिखने लगेंगे जितनी धांधलियां हुई है अलग अलग एग्जाम्स में, तो उसके लिए शायद किताबें भी कम पड़ जाएंगी। और अगर बात करें यहां पर, आपको याद होगा इसी साल में जनवरी फरवरी के आसपास की बात है, बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे थे। दरअसल यहां पर मैं बात कर रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी का, जो रेलवे का एग्जाम हुआ था और उसमें जो रिक्रूटमेंट में जो धांधली हुई थी, उसके तहत स्टूडेंट्स भारी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी हुई। उसके अलावा आप देख सकते हैं कई जगहों पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचाया गया। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं और ये सभी चीजें जुड़ी हुई है एग्जाम में होने वाली जो रिक्रूटमेंट है उसमें होने वाले करप्शन की वजह से। दोस्तों, यहां पर ये सीन आपको याद होगा, लेकिन हमारी समस्या यह है दोस्तों, हम सभी लोग भूल जाते हैं। एक कोई करप्शन का मामला होता है, उसके बाद सब लोग एक दो महीने बाद, 4 महीने बाद भूल जाते हैं और फिर दोबारा से जब कोई बड़ा मामला होता है तो सब लोगों की आंखें खुलती है और थोड़े दिन चर्चा होती है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। और ऐसे में यहां पर नौकरियों के होने वाले एग्जाम की अगर बात करें तो यहां पर पिछले 7 साल के अंदर लगभग 70 पेपर लीक हुए हैं। पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं, ये ऑफिशियल आंकड़ा कहता है। और यहां पर 1.7 करोड़ यानी कि 1,70,00,000 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हैं, जो युवा हैं, ज्यादातर इनमें से आप देखेंगे युवा ही होंगे, ये सभी लोग यहां पर अफेक्ट हुए हैं। और सिर्फ यहां पर एक व्यक्ति अफेक्ट नहीं होता है दोस्तों, जब इन एग्जाम्स की वजह से किसी व्यक्ति के जीवन पर असर पड़ता है तो उसका जो परिवार उससे जुड़ा हुआ है उनके जीवन पर भी असर पड़ता है। तो 1,70,00,000 एस्पिरेंट्स यहां पर अफेक्ट हुए हैं। तो आप अगर एक व्यक्ति की, ये मान लीजिए उनके परिवार में 3 और लोग हैं या 2 और लोग हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 3 से, ये आंकड़ा जो है 3 करोड़ से ऊपर आपको जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 3 या 5 करोड़ से ऊपर आपको जाता हुआ ये आंकड़ा आराम से नजर आएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर यहां पर बात करें इस भारी मात्रा में, आप देखेंगे कि नौकरियों में जो एग्जाम होता है उसमें धांधलियां यहां पर होती हैं। ये तो बात थी नौकरियों में होने वाले एग्जाम की। अभी यहां पर जो चौंकाने वाली बात दोस्तों देखने को मिली है, जिससे सब लोग देश के अंदर और भी ज्यादा हिल गए हैं, वो है नीट एग्जाम में, यानी कि नीट की परीक्षा में होने वाला जो धांधली है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। इसके अलावा कई सारे ऐसे आपको टॉपर्स देखने को मिलेंगे जो कि सेम सेंटर से निकल रहे हैं। और ऐसे में यहां पर जो हाईली प्रेस्टिजियस एग्जाम है, जो कि देश को डॉक्टर्स देता है, भारत को डॉक्टर्स देता है, उस एग्जाम के अंदर भी यहां पर करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं। तो नीट के अंदर मामला सामने आया। इसके अलावा यूजीसी नेट, जिससे आप या तो रिसर्चर बनते हैं या फिर आप प्रोफेसर बनते हैं। सोचिए दोस्तों, ये जो एग्जाम है, नौकरियों में होने वाले एग्जाम की अभी तक धांधली की हम बात कर रहे थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो एग्जाम में जो धांधली होगी, और वो भी टॉप ग्रेड शिक्षा के क्षेत्र में अगर धांधली होगी, तो आप समझ सकते हैं ये देश के भविष्य के लिए, देश के इनोवेशन सेक्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हेल्थ सेक्टर और इनोवेशन सेक्टर इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर यहां पे करप्शन होगा तो फिर आप वर्ल्ड क्लास लेवल पर कहां पर आप कॉम्पीट कर पाएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स पैदा ही नहीं होंगे। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय था। नेट के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में जो धांधली यहां पर देखने को मिल रही है, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय बनकर सामने आता है। सीबीआई को इस मामले की जो जांच है वो सौंप दी गई थी। और ऐसे में यहां पर जांच के दौरान चीजें देखने को मिली, उसमें यह देखने को मिलेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में। अगर बात करें यहां पर इस पूरे मामले में, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक तो यहां पर यह पाया गया कि भाई पैसे का लेन देन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम लीकेजेस हैं, इनके अंदर एक तरह से पैसे को आप देखेंगे कि लेन देन बहुत ज्यादा है, मनी एक्सचेंज आपको दिखेगा, हैवीली मनी जो है वो इन्वॉल्व मिलेगा। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखें तो सरकारी अधिकारियों से लेकर, टीचर्स से लेकर, इवन जहां पर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर छपते हैं वहां के प्रिंटिंग प्रेस के जो वहां पर एम्प्लॉयज हैं, यहां तक ये सभी लोग शामिल होते हैं इस पूरे रैकेट के अंदर, इस पूरे स्कैंडल के अंदर। और ऐसे में सोशल मीडिया जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे रैकेट को चलाने के लिए, इस पूरे करप्शन को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतर कोऑर्डिनेशन का यहां पर काम करता है। जैसे डार्क नेट की भी बात यहां पर सामने अभी आ रही थी हाल ही के पेपर लीक्स के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करें यहां पर, यहां पर ये जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं ये बता रहे हैं कि एक तरह से पेपर लीकेज खुद में एक इंडस्ट्री बन गया है। मतलब ये भी एक तरह की पैरेलल इंडस्ट्री बन गया है कि पेपर देने से कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, वो लोग पैसा कमाते हैं, एक अच्छी लाइफ जीते हैं। उसके अलावा यहां पर कुछ लोग पेपर लीक करके पैसा कमाते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं सरकारी अधिकारियों से लेकर प्राइवेट जो लोग हैं वो सभी तक यहां पर एक पूरी चेन शामिल है। और क्योंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व है, तो एक तरह से ये खुद में एक इंडस्ट्री बन चुका है।
और ऐसे में दोस्तों यहां पर सरकार इन सभी चीजों को देखते हुए पहले ही फरवरी के आसपास सरकार यहां पर एक बिल लेकर आई थी और उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया गया था। और ये एंटी चीटिंग बिल, यानी कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र के अंदर यहां पर जो रिक्रूटमेंट्स होती है, एग्जाम के रिक्रूटमेंट में, इसमें जो भी धांधलियां होती है, एग्जाम रिक्रूट के अंदर जो भी करप्शन होता है, इनको रोकने के लिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सजा देने के लिए सरकार एक सख्त कानून लेकर आई थी, जिसका बिल जो है वो पास करवा लिया गया था लोकसभा और राज्यसभा से फरवरी के दौरान। और अब जून में 21 जून को इस बिल को फाइनली कानून ये बन चुका है और इसको इंप्लीमेंट यहां पर किया जा रहा है और इसके रूल्स जो है वो नोटिफाई कर दिए गए हैं। और ऐसे में इस कानून के अब रूल्स नोटिफाई कर दिए गए हैं और ये कानून अब ऑन ग्राउंड यहां पर इंप्लीमेंट होने वाला है। इसलिए आप देख सकते हैं सेंटर फाइनली यहां पर रूल लेकर आई है और एंटी चीटिंग जो बिल था अब वो फाइनली कानून के रूप में शक्ल लेकर आपको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। तो देखेंगे कि भाई किसका इंप्लीमेंट यहां पर क्या होगा, इसके प्रोविजंस क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहां पर जो ये नए रूल्स जारी हुए हैं एंटी चीटिंग लॉ के तहत, इनको यहां पर देखेंगे, क्या प्रोविजंस है, क्या प्रावधान है सजा के, ये सारी बातें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। पूरे मामले को यहां पर समझेंगे। अब अगर बात करें यहां पर रूल्स क्या कहते हैं, तो रूल्स कहते हैं कि यहां पर ये जो रूल है सारे पैरामीटर डिसाइड किए करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके सारे पैरामीटर्स यहां पर इस रूल्स के तहत डिसाइड किए जाएंगे। जैसे कि अगर बात करें रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल रिकमेंडेशन तक का जो पूरा प्रोसेस है, इसके लिए यहां पर रूल्स जो है वो जारी किए गए हैं। अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जो नॉर्म्स हैं और गाइडलाइंस हैं, जो उनकी बारीकियां हैं, वो यहां पर जारी की जाएंगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। दोस्तों नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसने अभी तक, हालांकि जिसका ये सोचा गया है कि ये एजेंसी क्या करेगी, कई सारे जो नॉन गेजेटेड पोस्ट के एग्जाम होते हैं जैसे ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो एग्जाम्स होते हैं उनको कंबाइंडली कंडक्ट करवाएगी, उनका प्रीलिम्स कंबाइंडली कंडक्ट करवाएगी। हालांकि अभी तक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने ऐसा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया है। अभी एसएससी, आरआरबी ये सब अपने एग्जाम अलग ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी इन सबके जो नॉन गेजेटेड पोस्ट के एग्जाम होते हैं वो यहां पर कंबाइंड होंगे और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी उनको लेगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ओवरआर्किंग ये एजेंसी बनेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो यही एजेंसी जो है नॉर्म्स डिसाइड करेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर बात करें तो जो रूल जारी किए गए हैं ये कहते हैं कि एक नेशनल कोऑर्डिनेटर, यहां सेंटर कोऑर्डिनेटर यहां पर अपॉइंट किया जाएगा। सेंटर कोऑर्डिनेटर कौन होगा? दरअसल ये एक या तो रिटायर्ड या फिर सर्विंग सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अधिकारी हो सकता है। तो रिटायर्ड सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट अधिकारी आपको देखने को मिलेगा जो कि एक सेंटर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। और ये जो सेंटर कोऑर्डिनेटर होगा ये बेसिकली एक लिंक का काम करेगा, जो कि रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज होंगी, एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली अथॉरिटीज होंगी, और जो बाकी एजेंसीज होंगी एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसीज हैं, सेंटर्स हैं, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम, यहां पर लिंक का काम करेगा कौन? सेंटर कोऑर्डिनेटर। तो बीच में आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरा जो एग्जाम प्रोसेस है इसको भी यहां पर मॉनिटर करने के लिए अब एक व्यक्ति, कोई रिस्पॉन्सिबल यहां पर अपॉइंट किया जाएगा जिसको सेंटर कोऑर्डिनेटर कहा जाएगा। एग्जाम अथॉरिटीज, एग्जाम रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज जैसे कि भाई आरआरबी हो गई, एसएससी हो गई, तो एक तरफ से आरआरबी, एसएससी, एनटीपीसी इनकी तरफ से इनसे कोऑर्डिनेट करेगा सेंटर कोऑर्डिनेटर, और दूसरी तरफ से जो आपको देखने को मिलेगा सेंटर पर एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसीज होती हैं, ठीक है, जिनके सेंटर्स होते हैं, उनके बीच में तालमेल का काम करेगा, साथ में पूरे प्रोसेस को यहां पर मॉनिटर करेगा और पूरे प्रोसेस को ओवरसी करेगा कि कहीं पर कुछ धांधली जैसा मामला तो यहां पर नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति अब आपको सेंटर कोऑर्डिनेटर के रूप में यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो एक्ट है, ठीक है, ये डिफाइन करता है पब्लिक एग्जामिनेशन को। तो इसका जो सेक्शन 2K है ये पब्लिक एग्जामिनेशन को डिफाइन करता है कि भाई पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि सरकारी जो एग्जामिनेशन ये है क्या। तो कहता है पब्लिक एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन है जो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन है, जैसे कि बात करें आपको यूपीएससी देखने को मिलती है, एसएससी देखने को मिलता है, उसके अलावा आपको नीट एग्जाम करवाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, ये सभी क्या है? जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज हैं। तो ऐसे में जो भी इस प्रकार की जो एजेंसीज हैं इनको कहा गया है पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी। जो भी एग्जाम इन पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा इसी को हम पब्लिक एग्जामिनेशन यहां पर कहेंगे। ठीक है, और इन्हीं के लिए, इन्हीं सभी एग्जाम को कंट्रोल करने के लिए
इनके कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए यहां पर ये कानून लेकर आया गया है। अब अगर बात करें तो सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा करवाया जाने वाला एग्जाम ही पब्लिक एग्जामिनेशन नहीं है, बल्कि कोई भी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट भी अपना एग्जाम अगर सेपरेटली लेता है तो वो भी यहां पर पब्लिक एग्जामिनेशन का ही हिस्सा कहा जाएगा। और ये कानून का जो सेक्शन 3 है, ये 15 ऐसे एक्शंस को डिफाइन करता है जो कि अनफेयर है, जिनके लिए आपको सजा हो सकती है। और अगर मान लीजिए इसमें आपको मॉनिटरी और रॉन्गफुल गेन्स अगर आप चाहते हैं, मॉनिटरी अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं मॉनिटरी और रॉन्गफुल गेन्स में, तो आपको यहां पर सजा हो सकती है। कितने तरह के कंडक्ट हैं, कितने तरह के इलीगल एक्ट्स हैं यहां पर, तो जैसे कि एग्जाम लीकेज हो गया, उसके आंसर्स लीक करना, क्वेश्चन पेपर लीक करना, पेपर टाइम से पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने से पहले आप उसको लीक कर दें, उसके अलावा उससे क्वेश्चन पेपर से छेड़छाड़ करना, आंसर शीट से छेड़छाड़ करना, इसके अलावा डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करना, फेक वेबसाइट बनाना, फेक एडमिट कार्ड बनाना, ये सब यहां पर इलीगल एक्ट्स में शामिल है। यानी कि अगर आप इन सभी कामों में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आप पब्लिक एग्जामिनेशन में छेड़छाड़ के मामले में आपको सजा हो सकती है। अब दोस्तों यहां पर जो सजाएं हैं, यहां पर सजा को कड़ी से कड़ी बनाने के लिए, इनको कॉग्निजेबल बनाया गया है, नॉन बेलेबल बनाया गया है और नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया है अंडर सेक्शन 9। इसका मतलब क्या है? नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल का जो ऑफेंसेस होते हैं, यानी कि जिनका संज्ञान लिया जा सकता है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसके लिए बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहां पर अगर बात करें विदाउट वारंट गिरफ्तारी हो सकती है, तो एक जो भी सीरियस क्राइम होते हैं उनको कॉग्निजेबल क्राइम की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है मतलब एक सीरियस ऑफेंस है और विदाउट वारंट गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल मतलब कि बेल मिलना अब आपका इस मामले में अधिकार नहीं रहेगा। मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेंगे कि भाई आपको बेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब कि जहां पर आप किसी प्रकार की सुलह नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार के आप कॉम्प्रोमाइज पर नहीं पहुंच सकते हैं। एक बार अगर मामला दर्ज हो गया तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, फिर वहां पर सुनवाई चलेगी कोर्ट में, मामला कोर्ट में जाएगा और ट्रायल ही चलेगा। तो कुल मिलाकर कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल बनाने का पीछे तर्क ये है कि भाई ये एक सीरियस क्राइम है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। क्राइम एक व्यक्ति करता है लेकिन लाखों लोगों की जो जीवन है वो इससे अफेक्ट होता है, और जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो सरकार का जो पैसा है, वो भी यहां पर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। इसके अलावा ओवरऑल सिस्टम के अंदर करप्शन पनपता है। ये चीज यहां पर आप देखने को मिलती है और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह काम करता है। इसलिए अगर आपको रोकना है तो ये सीरियस क्राइम की कैटेगरी में ही आपको इसको रखना होगा। इसके अलावा अगर बात करें पनिशमेंट क्या है, सजा के प्रावधान क्या है, कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति लिप्त पाया जाता है ऐसे कामों के अंदर, तो ऐसे में यहां पर उस व्यक्ति को 5 साल तक की सजा हो सकती है, एक सिंगल व्यक्ति को, और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये तो है एक व्यक्ति की बात। लेकिन दोस्तों आपको पता है जो आजकल कई बार इस तरह के जो क्राइम देखने को मिलते हैं, करप्शन देखने को मिलते हैं, उसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है। कई बार जहां पर एग्जाम हो रहा होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जहां पर हो रहा होता है, उस सेंटर का जो पूरा आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो स्टाफ है, वो पूरे लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइडर ही इन्वॉल्व है, जहां पर सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो वो सर्विस प्रोवाइडर ही अगर मान लीजिए यहां पर इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर लगभग 1 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरा क्राइम चल रहा है तो यहां पर मैक्सिमम 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में 1 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है। दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या ये जो 1 करोड़ रुपए का फाइन है ये सफिशिएंट है? क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो तो हजारों बच्चों को एग्जाम प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा महीने में कई प्रकार के एग्जाम वो लोग कंडक्ट करवाते हैं और ऐसे में वो पैसा भी चार्ज करते हैं। और 1 करोड़ रुपए का फाइन अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर को देना पड़ेगा ऐसे मामले में, तो आप मुझे बताइए क्या ये 1 करोड़ का फाइन सफिशिएंट है? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ रुपए सर्विस प्रोवाइडर के लिए एज ए फाइन देना कोई बहुत बड़ी बात होगी, और ये एक डेटरेंट का काम, इफेक्टिव डेटरेंट का काम कर पाएगा। यहां पर मेरे ख्याल से सर्विस प्रोवाइडर के लिए इस फाइन की सीमा जो है वो लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की यहां पर कम से कम होनी चाहिए, ताकि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ऐसे मामलों के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से इन्वॉल्व होकर क्राइम करने से पहले 10 बार यहां पर सोचें। अब भाई किसी सर्विस प्रोवाइडर ने मान लीजिए 10 करोड़ का घपला कर दिया, घोटाला कर दिया, और फिर बाद में 1 करोड़ रुपए फाइन दे दिया, तो फिर क्या उसको क्या नुकसान है? ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। तो यहां पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फाइन मेरे हिसाब से यहां पर होना चाहिए।
इसके अलावा क्योंकि अब ये जो एंटी चीटिंग जो कानून है अब ये इंप्लीमेंट हो चुका है, और ऐसे में ये बाकी राज्यों के लिए, देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक मॉडल कानून की तरह, मॉडल लॉ की तरह काम करेगा। अब ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए दोस्तों, ये जो कानून है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा जो कंडक्ट कराने वाले एग्जाम है उन पर ये लागू होता हुआ आपको नजर आता है। ठीक है, अगर बात करें हम एसएससी हो गया, नीट हो गया, ये सब सेंट्रल लेवल के एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होते हैं, चाहे कॉलेजेस के एडमिशन की बात हो या फिर यहाँ पर नौकरियों की बात हो, सेंट्रल लेवल पे होने वाले एग्जाम पर यह कानून लागू होता हुआ नजर आता है। और जैसा कि आप जानते हैं राज्यों के अंदर भी नौकरियों के और कॉलेजेस के, स्कूल्स के सभी प्रकार के एग्जाम होते हैं, और राज्यों में तो दोस्तों और भी बुरी हालत है। राज्यों के स्तर पर जो एग्जाम होते हैं उनमें जो घोटाला होता है, उनमें जो करप्शन होता है वो तो सामने ही नहीं आ पाता, और कोई बहुत बड़ा जब करप्शन हो जाता है तभी सामने आ पाता है। तो ऐसे में अगर बात करें यहां पर राज्यों में होने वाले एग्जाम जो है उनमें जो होने वाला करप्शन है उसको रोकने के लिए राज्य अपने अपने स्टेट के अंदर कानून को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी इंस्पिरेशन वो इस सेंट्रल लेवल के कानून से ले सकते हैं। तो ये सेंट्रल लेवल का जो कानून है ये एक मॉडल कानून की तरह काम करेगा राज्यों के लिए भी। अब अगर बात करें राज्यों की कंडीशन क्या है, तो राज्यों की कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, राज्यों में तो और भी बुरी हालत है। अगर आप बात करें यहां पर बिहार के अंदर, ठीक है, बिहार की अगर बात करें तो बिहार का जो 10वीं क्लास का एग्जाम है ये 6 बार लीक हुआ, ये 6 बार 10वीं क्लास का एग्जाम लीक हुआ। उसके अलावा वेस्ट बंगाल की अगर बात करें दोस्तों तो यहां के भी जो स्टेट बोर्ड पेपर हैं इनको भी देखा जाता है कि भाई ये 7 साल में 10 बार लीक हुए हैं। आप सोचिए यहां पर स्कूल लेवल के एग्जाम भी यहां पर लीक होते जा रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं क्लास के यहां पर आपको एग्जाम्स लीक होते हुए दिखाई देंगे 2022 के अंदर। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ऐसे हमें 2015 से 2023 के बीच में लगभग 14 मामले देखने को मिलते हैं जहां पर एग्जाम्स लीक होते हुए आपको नजर आते हैं। तो स्टेट्स के अंदर अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उनकी भी लीकेज की भारी समस्या आपको देखने को मिलती है। गुजरात में भी आपको 7 साल में 14 इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर रिक्रूटमेंट और कॉलेज एडमिशन के जो एग्जाम्स हैं उनमें धांधली होती हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें 2017 से 2024 लगभग 7 साल में आपको यहां पर लगभग 9 पेपर लीक होते हुए नजर आते हैं। तो भारी मात्रा में अगर इस तरह से पेपर लीक होंगे तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ही यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, और अगर यहां पर बात करें, इसीलिए इस चीज को अगर देखते हैं तो स्टेट्स के अंदर भी बुरी हालत है। तो इन चीजों को देखते हुए स्टेट्स के अंदर भी कोशिश की गई है कि यहां पर भी जो चीटिंग है उसको रोका जाए, जो रिक्रूटमेंट के अंदर और बाकी प्रोसेस में होने वाली धांधली है इसको रोका जाए। तो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की जो असेंबली है ये भी एक बिल पास कर चुकी है जिसको यहां पर जिसके अंदर पेपर के लीकेज को यहां पर रोका जाए और यहां पर कड़े प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हालांकि कानून अभी नहीं बना है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर उत्तराखंड के अंदर भी ऑर्डिनेंस लाकर यहां पर हैवी पनिशमेंट्स जो थी वो प्रिस्क्राइब की गई थी जो भी लोग इस प्रकार की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 10 करोड़ तक का फाइन था, और मुझे लगता है उत्तराखंड का जो लेजिस्लेशन है यहां पर इसकी जो फाइन का अमाउंट है ये ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा लाइफ टर्म तक की जेल आपको देखने को यहां पर मिलती है। तो उत्तराखंड में आप देखेंगे कि ऑर्डिनेंस लाकर इसको इंप्लीमेंट किया गया था, और ऐसे में उत्तराखंड के पास भी आपको एंटी चीटिंग लॉ देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आसाम के अंदर भी आपको देखने को मिलता है 10 साल की सजा, 10 करोड़ का फाइन देखने को मिलता है। और ये अभी बिल है, अभी कानून वहां पर आसाम में बना नहीं है, यानी कि बिल की अभी प्रोसेस में है, ये कानून अभी ये बनने वाले हैं। तो अगर बात करें सेंट्रल लेवल पर कानून इंप्लीमेंट हो चुका है, स्टेट लेवल पर भी ऐसे कानून जो है उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और सख्त से सख्त यहां पर प्रावधान होने चाहिए इस प्रकार के कानूनों के अंदर, ताकि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है, जैसे अगर बात करें ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, दोस्तों ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। उसी तरह से अगर यहां पर देखें तो जो पेपर लीकेज का मामला है ये भी एक इंडस्ट्री की तरह और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह फंक्शन करने लगा है। और ऐसे में अगर इसको रोकना है तो जिस प्रकार से हम बाकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटते हैं हमें इनसे भी ऐसे ही निपटना पड़ेगा, और हमें सोसाइटी में भी इस चीज को एक अवेयरनेस फैलानी होगी कि भाई जिस प्रकार से हम बाकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बहुत ज्यादा गलत मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व है, अगर मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति है और वो ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो आप उसको बहुत गलत नजर से देखेंगे, आप बहुत गलत मानेंगे उस चीज को। लेकिन अभी हमारी सोसाइटी में यह एटीट्यूड नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर पैसे लेकर एग्जाम के अंदर सीट खरीद लेता है, किसी जॉब की सीट खरीद लेता है, किसी कॉलेज के अंदर अगर वो पेपर लीक करवाकर कुछ रुपए में क्वेश्चन पेपर खरीद लेता है,
तो हम एज ए सोसाइटी उस क्राइम को उतना ज्यादा गलत नहीं मानते हैं। तो ऐसे में आपको यहां पर एज ए सोसाइटी ये भी देखना होगा कि जो आसपास ऐसे लोग हों वो इस तरह का क्राइम करते हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। एज ए सोसाइटी हमें इस प्रकार के करप्शन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई तो एग्जाम में सीट खरीद ली, ठीक है, अपने इंटरेस्ट का काम कर लिया, नहीं, ये भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह यहां पर काम कर रहा है। तो हमें इसके प्रति एज एन एटीट्यूड भी जो सोसाइटी में है वो भी डेवलप यहां पर करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम बाकी ऑर्गेनाइज क्राइम को देखते हैं उसी तरह हमें इनको भी देखना होगा। अब अगर बात करें दोस्तों यहां पर, क्योंकि पूरी जो ये न्यूज रही है, पूरा ये जो सिनेरियो रहा है, यहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये काफी ज्यादा चर्चा में रही है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको जो है इसके बारे में बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे कि भाई इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इस एनटीए एज एन ऑर्गेनाइजेशन यहां पर एक एजेंसी बनाई गई है, जो कि यहां पर कॉलेजेस के अंदर सेंट्रल लेवल के, जैसे खास तौर पर अगर बात करें जेई मेंस का जो एग्जाम है वो लिया जाएगा, नीट का एग्जाम यहां पर लिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए जेई मेंस जो है उसका एग्जाम एनटीए लेता है और जेई एडवांस जो है आईआईटी उसका पेपर बनाता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे में अगर बात करें ये एक ऑटोनोमस सेल्फ सफिशिएंट टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अगर बात करें चेयरमैन कौन होगा, एक कोई एमिनेंट एजुकेशनिस्ट होगा। पेपर में आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल सकता है कि भाई एनटीए के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो हेड होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ना ही सेक्रेटरी आपको देखने को मिलेंगे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी एनटीए के चेयरमैन है, नहीं, एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट आपको यहां पर चेयरमैन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इनको अपॉइंट करती है। इसके अलावा अगर बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होंगे वो डायरेक्टर जनरल होंगे, और ये अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर भी होगा यहां पर इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा फंक्शंस क्या होंगे, जाहिर सी बात है एग्जाम कंडक्ट करवाना फंक्शन होगा। इसके अलावा एग्जाम का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना, ये भी फंक्शन होगा। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक्स तैयार करना। इसके अलावा टेस्टिंग के मामले में कैसे एग्जाम्स की जो टेस्टिंग है इसको इंप्रूव किया जाए, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी एनटीए यहां पर करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है टेस्टिंग के मामले में इनसे कोलैबोरेट करना, ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। ये फंक्शन है किसके, एनटीए के। दोस्तों यहां पर जब जिक्र हुआ है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, ठीक है, तो उसके बारे में भी यहां पर क्वेश्चन है, और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सर्च करेंगे और इस क्वेश्चन को यहां पर आंसर करेंगे। कहता है हु आर द मेंबर्स ऑफ द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में इनमें से कौन जो है आपको देखने को मिलेगा, मेंबर्स वहां पर मिलते हैं। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के मेंबर बताएंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब मुझे यहां पर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहां पर जैसा कि आप जानते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आपकी जानकारी में कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और 2025 के एग्जाम को देना चाहता है, तो उसके लिए यहां पर बहुत सही कोर्स और बहुत अच्छे कोर्स यहां पर लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि अगर बात करें यहां पर, तो आपको बाइलिंगुअल बैच देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं मीडियम में, तो यहां पर आपको मंजिल बैच मिलता है। आपको इंग्लिश मीडियम में अचीवर्स बैच मिलता है। इसके अलावा आपको हिंदी मीडियम में लक्ष्य बैच देखने को मिलता है। तो आपको मीडियम चाहे कोई भी हो, आपको किसी भी मीडियम में पढ़ना हो, सभी प्रकार के बैचेस यहां पर 2025 के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। और ये बैचेस की खास बात दोस्तों ये है, ये आपको बिल्कुल जीरो से बेसिक से तैयारी करवाएंगे, और सभी टॉप एजुकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं यहां पर। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, सबसे ही ज्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंट जो फीचर है, जो आपको बाकी और कहीं भी देखने को मिलेगा ही नहीं, वो क्या है, वो दोस्तों ये, अगर आप मंजिल बैच के अंदर एनरोल करते हैं 2025 के लिए, और अगर आपको ये लगता है कि भाई मुझे तो पॉलिटी जो है उनके लेक्चर लेने हैं सरमद मेहराज सर से, लेकिन वो तो इंग्लिश मीडियम के बैच में है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप अचीवर्स बैच के अंदर एनरोल करते हैं और आपको लगता है कि मुझे मधुकर कोटावे सर से यहां पर कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो मधुकर कोटावे सर की भी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी बैच में एनरोल करें, आप सभी बाकी जितने भी एजुकेटर्स हैं इन सभी की क्लासेस में लाइव आप जाकर कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो पूरी तरह से लाइव क्लासेस सभी एजुकेटर्स के ले सकते हैं, और रिकॉर्डेड क्लासेस का भी अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में गाइडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या करना है क्या नहीं करना ये पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी प्रिपरेशन में, आपके सिलेक्शन में लगभग 50% का रोल आपको इस चीज का देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर, तो आपको प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, और वो भी सिर्फ दोस्तों 24,999 में।
यानी कि सिर्फ लगभग 25,000 रुपए में आप इस कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं और 2025 की तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात यहां पर यह है दोस्तों, ये कोर्सेज 12 महीने के नहीं है, बल्कि ये 15 महीने के कोर्सेज हैं। यानी कि आपको 3 महीने भी एक्स्ट्रा यहां पर मिलते हैं, ताकि यहां पर ये 3 महीने एक्स्ट्रा इसलिए दिए गए हैं ताकि जो प्रैक्टिकल रियलिटी है यूपीएससी को, उसको ध्यान में रखा जाए। यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में 1 साल नहीं बल्कि लगभग 1.5 साल लगता है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को विद रिवीजन सही से कंप्लीट कर पाएं। एक लेक्चर अगर आपको अपनी स्पीड से, अपने तरीके से, कन्वीनियंस से देखना है तो वहां पर कई बार 2-3 महीने एक्स्ट्रा ऊपर हो जाते हैं। तो 12 महीने की जगह आपको 15 महीने यानी कि 3 महीने एक्स्ट्रा इसीलिए यहां पर दिए गए हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और रियलिटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इन कोर्सेज में दोस्तों एनरोल करना है तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। SMK लाइव अगर आप कोड लगाएंगे तभी आप यहां पर 24,999 में एनरोल कर पाएंगे। और जैसे 2025 के बैच हैं, ऐसे ही 2026 के बैचेस भी यहां पर लॉन्च होने वाले हैं। सभी टॉप एजुकेटर 2026 की तैयारी आपको यहां पर करवाएंगे। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिलेगी, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव, तभी आप इस कोर्स में एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा दोस्त है या फिर आप खुद जो कि मेंस की 2024 की तैयारी कर रहा है, मेंस देने वाले हैं, तो 9999 के अंदर यहां पर मेंस के लिए भी आपको तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर आंसर राइटिंग आपकी करवाई जाएगी, आंसर्स का इवैल्यूएशन होगा, फीडबैक दिया जाएगा, आपको क्विक रिवीजन मटेरियल्स यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ में आपको गाइडेंस भी दी जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आप एनरोल कर सकते हैं 9999 में। कोड आपको लेकिन लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव अगर आप कोड लगाएंगे तो एनरोल आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि क्विक रिवीजन मॉड्यूल यहां पर डाला गया है, AI बेस्ड इवैल्यूएशन मिलेगी आपको क्वेश्चंस की, आंसर्स की। कोड लगाना होगा SMK लाइव, पुराने फीचर्स आपको सब यहां पर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शनल बहुत ज्यादा जरूरी है यूपीएससी की तैयारी के अंदर। तो अगर आपको ऑप्शनल अपना अच्छे से तैयार करना है अनअकैडमी के साथ, तो आप यहां पर हर प्रकार के ऑप्शनल में एनरोल कर सकते हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव और ऑप्शनल में आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि भारत के अंदर किस तरह से जो चीटिंग है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और एक इंडस्ट्री खुद में बन चुका है। और अब हालत ये हो गई है कि इसको कंट्रोल करने के लिए सख्त से सख्त कानून की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ये देखना होगा कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता, कानून का इंप्लीमेंटेशन अल्टीमेटली सब कुछ डिसाइड करता है। तो ऐसे में देखते हैं कि ये कानून इंप्लीमेंट किस तरह से होता है, एक्चुअल में इसका रिजल्ट ग्राउंड पर हमें क्या मिलता है, वो तो हमें 1-2 साल बाद या 2-3 साल बाद ही पता चलेगा कि और कितने एग्जाम हुए और कितने इफेक्टिवली वो कंडक्ट हुए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।